नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैनिक गठबंधन जो अपने आप को कहता है कि हमारे साथ अगर आप हैं तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। एक युद्ध है जो 4 सालों से चल रहा है, जिसमें एक देश की ये रट थी कि मुझे इसी क्षेत्रीय संगठन, सैनिक संगठन का मुझे सदस्य बनना है। वो थे जेलेंस्की, जो कह रहे थे कि मुझे नाटो की सदस्यता मिल जाए तो मैं रशिया यूक्रेन युद्ध की पूरी रूपरेखा बदल दूंगा। लेकिन अब उनकी ये जिद छूट गई है, उन्होंने इस जिद को छोड़ दिया है। अब कहते हैं कि मुझे नाटो का सदस्य नहीं बनना, बस मुझे पश्चिमी देशों से, खास करके अमेरिका और यूरोपीय देशों से ये आश्वासन मिलना चाहिए कि जैसी सुरक्षा नाटो में शामिल होने पे मिलती, वैसी ही सुरक्षा बिना नाटो का सदस्य बने मुझे मिलेगी। तो मैं ये युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक और इसमें शर्त है कि अमेरिका ने जो शर्त रखी थी कि जिन क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा कर लिया है उन क्षेत्रों को आप रूस को सौंप देंगे, लेकिन ये शर्त जेलेंस्की को स्वीकार नहीं है। तो अब बात आज वर्ल्ड वॉरियर में इसी बात की कि जब नाटो में ये शामिल ही नहीं होना चाहते थे तो इतने दिनों तक जिन लोगों की मौत हुई जेलेंस्की की इस जिद के कारण कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं, उनकी मौत का कौन है जिम्मेदार? और अगर इतना ही महत्वपूर्ण नहीं था नाटो में शामिल होना तो ये जिद इतने लंबे समय तक क्यों रखी थी? आज चर्चा इसी बात की। तो चलिए, सबसे पहला आयुष, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जेलेंस्की जो ये जिद पाल कर बैठे थे कि मुझे बनना है, नाटो का सदस्य बनना है, अगर नाटो नहीं तो ये युद्ध खत्म होने की कोई घोषणा नहीं होगी। लेकिन अब ये देखिए आप कि उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे नाटो का सदस्य नहीं बनना, लेकिन मुझे सुरक्षा नाटो जैसी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि नेटो की स्थापना क्यों हुई थी। नेटो की स्थापना हुई थी यूएसएसआर के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए। अब यूएसएसआर कब का टूट चुका है, लेकिन नेटो देश हैं कि उन्होंने अपना संगठन जारी रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया भी अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाएगा। दूसरी बात ये कि यूक्रेन और रशिया जो है पड़ोसी हैं, भाषा भी काफ़ी हद तक इन दोनों की मिलती है, कल्चर भी मिलता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अमेरिका के अपने कुछ हित हैं, कुछ अपने निजी स्वार्थ हैं, जिसके चलते अमेरिका यूरोप में बार बार दखल देता है। और सबसे बड़ा उसका ये रहता है कि वो अगर यूक्रेन उसका पार्ट बनता, नेटो का पार्ट बनता, तो अमेरिका यूक्रेन के बॉर्डर के जरिए रशिया में घुसपैठ करवाता, वहाँ से जो है रूस के अंदर से खुफिया जानकारी निकालता, जो वो रूस के खिलाफ समय समय पर इस्तेमाल करता। रूस को इस बात का पता था, रूस ने इसका विरोध किया कि हम यूक्रेन को नहीं बनने देंगे नेटो का सदस्य। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने सपने दिखाए, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपको क्या खुद इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि रशिया जैसा इतना बड़ा देश जिसके पास इतने बड़ा हथियार का ज़ख़ीरा है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, वो उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, और जहाँ से ऑयल एंड गैस आ रहा है, क्या वो देश मतलब आपके सामने झुकेगा? क्योंकि आपकी जिद है कि आपको नेटो में शामिल होना है। और उस समय तक रशिया ने ऐसा कुछ ज़्यादा किया भी नहीं था। 3 साल हो गए, हज़ारों की तादाद में जो है लोग मारे गए हैं, युद्ध अपराध हुए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, बच्चों ने क्या कुछ नहीं देखा जिनके सामने उनके माता पिता को, या इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं वो वाकई मतलब बहुत खौफनाक है, सिर्फ एक व्यक्ति की ज़िद के चलते। और उसके बाद जो है हाल फिलहाल में ट्रंप ने एक पीस प्लान बनाया। ट्रंप का पीस प्लान ये था कि जितना हिस्सा यूक्रेन का जो है रशिया के कब्जे में चला गया, उस पर रशिया का ही कब्जा रहेगा। वो करीब करीब 20% हिस्सा है, जिसमें लुहांस्क दोनेत्स्क वाला इलाका है। बाकी हिस्से पे यूक्रेन का कब्जा रहेगा। एक पावर प्लांट है ज़पोरिज़िया वाला, ज़पोरिज़िया पावर प्लांट का जो एनर्जी रहेगी वो बराबर दोनों देशों में बटेगी। और हाँ, जो यूक्रेन के जो मिनरल्स हैं उस पर उसका खर्च करने का उसको निकालने, खनिज करने का जो अधिकार होगा वो रशिया के, उसके अमेरिका के पास होगा। क्यों? क्योंकि चाहे युद्ध हो, चाहे फिर शांति वार्ता हो, फ़ायदा अमेरिका को होता है। ये प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव की पहली कंडीशन जो थी, जैसा कि आपने बताया, कि उन्होंने ये मान लिया है कि हम नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे, ये उन्होंने मान लिया। हाँ, लेकिन वो ये नहीं चाहते भाई कहीं तो अपनी इज्जत बचा करके रखेंगे। पहली बात तो उन्होंने अपनी जिद के चलते 4 साल युद्ध चलवा दिया। लाखों की तादाद में लोग जो हैं उससे प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन की मतलब कमर ही तोड़ दी गई है इस युद्ध में।
और दूसरी चीज़, आप इसको 1 महीने 2 महीने पहले भी, जब युद्ध शुरू हुआ था 2022 में फरवरी में शुरू हुआ था, आप मार्च अप्रैल में मान लेते जिस हिसाब से रशिया की सेनाएं आ रही थी, नहीं, पर आपको ये चीज़ समझ आई 3-3.5 साल बाद। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल समझ पर भी क्वेश्चन उठते हैं कि आप किसी और के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। और ये बात इनको जेलेंस्की को तब भी समझ नहीं आई जब जेलेंस्की को अमेरिका बुलाया गया था, व्हाइट हाउस में किस तरह से उनको झलकारा गया था, जैसे किसी छोटे बच्चे को धुतकार देते हैं, इस तरह से एक देश के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के अंदर बैठा करके, ओवल रूम के अंदर बैठा करके अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है वो धुतकार रहे हैं। आप खुद सोचिए आपकी क्या अहमियत रह गई है, यूरोप आपने अपना तमाशा बनवा लिया है। तो ये मान के चलें कि कहते हैं अब जो पहले लॉलीपॉप दिया गया था जेलेंस्की को, वो लॉलीपॉप तो वो गटक नहीं पाए या खा नहीं पाए, तो अब इस नए लॉलीपॉप के माध्यम से क्या वो यूक्रेन की जनता को फिर से कहीं एक नए युद्ध की तरफ तो नहीं ढकेलेंगे? नहीं, ये हालांकि क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी है, उन्होंने ये कहा है कि हमें अपना एरिया वापस चाहिए जो रशिया के कब्जे में चला गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी अपनी इज्जत बचाने में की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है, नया चुनाव होगा, तो नए चुनाव में जाहिर सी बात है वो तो राष्ट्रपति बनने से रहे, उनकी लोकप्रियता भी गिर रही है इस युद्ध के चलते, तो कोई और बंदा राष्ट्रपति बनेगा और इसके पूरे चांसेस हैं कि वो जो व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति बनेगा शायद वो रूस के समर्थन वाला हो या रूस की तरफ झुकाव वाला हो। अगर वो रूस की तरफ झुकाव वाला बनता है तो जेलेंस्की पर जाहिर सी बात है युद्ध अपराध के मुकदमे चलने वाले हैं कि जेलेंस्की ने अपनी निजी जिद के चलते एक देश को युद्ध में ढकेल दिया। अगर ऐसा होता है तो जेलेंस्की फिर सलाखों के पीछे जाएंगे। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने पॉइंट को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए जेलेंस्की ये चाहते हैं कि हम नेटो के सदस्य नहीं बनेंगे, लेकिन हमें हमारा यूक्रेन का पूरा इलाका चाहिए, ये है। और वैसे ट्रंप ने तो कहा ही था कि जितना हिस्सा जीता गया है वो उसके पास चला जाएगा। बस यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी, अब वो कहते हैं ना कि जो भागते भूत की लंगोटी भली, तो बस जो हाथ में आ रहा है कम से कम उसे संभाल लें और बाकी सब चीज़ें अब तो हाथ से बात निकल ही गई है इनकी। तो अब ये ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि आपको अपनी सेना भी कम करनी पड़ेगी। हाँ, सेना में भी आपको अपनी कटौती करनी पड़ेगी। और ट्रंप साहब ने ये भी कहा था कि आपकी जो आपका क्षेत्रफल है उसके बारे में तो हमने बात ही कर लिया था। हम ये भी हमारी जनता को ये भी बताइए आप आयुष कि जो ये ट्रंप की जो रणनीति होती है वो हमेशा दो तरफा क्यों होती है। अभी हम कुछ दिन पहले ये भी डिस्कस कर रहे थे, कोर 5 बनने वाला है और कोर 5 में रशिया भी रहेगा। देखिए ये तो पूरी दुनिया जानती है कि रशिया और अमेरिका एक समय पर, पूरा आप शीत युद्ध पढ़ेंगे देखेंगे तो दोनों एक समय पर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन आप दूसरा विश्व युद्ध देखेंगे तो दोनों एक ही गुट में थे। और जापान पर परमाणु बम गिराया जाना, फिर उसके बाद इनका दोनों का एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनना, शक्ति की होड़ होना और फिर सोवियत संघ का विखंडन। और ये आज फिर वही स्थिति क्यों हमें बनती हुई दिख रही है कि दुनिया में फिर से हम एक वैचारिक जंग देख रहे हैं और वास्तविक जंग तो हम देख ही रहे हैं, लोगों का मरना भी देख रहे हैं हम, और ये भी देख रहे हैं कि आज भी वही चीज़ें हमें क्यों दिख रही है कि अमेरिका अपने हित के लिए मासूम जनता जो होती है, जिनका कोई दोष नहीं होता, उनको मौत के घाट उतरवाती है। युद्ध जब होता है तो यही होता है कि आप अपनी मास प्रोडक्शन के लिए, अपने फाइटर जेट्स बेचने के लिए, अपनी मिसाइल्स बेचने के लिए युद्ध करवाते हैं और उस युद्ध में मासूम जनता पिसती है। तो अब ये मैं जानना चाहूँगा आयुष कि आने वाला टाइम क्या जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए और पूरे के पूरे उस क्षेत्र के लिए शांति का संदेश लेकर आएगा या फिर एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि फिर से तैयार की जा रही है? देखिए, अगर पुतिन इस बात को मान लेते हैं, जेलेंस्की की बात को मान लेते हैं कि वो यूक्रेन का जो कब्जा किया इलाका है वो छोड़ देंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें यहीं पे रुक जाएंगी, क्योंकि सब चीज़ इसके साथ ही ट्रंप का ये भी कहना है कि जितने भी रूस ने युद्ध अपराध किए हैं वो सब जीरो, मतलब सब कुछ जीरो पे चला जाएगा, आपको वापस से शुरुआत करने को वो मिलेगी। ट्रंप कुछ पैसा भी देंगे यूक्रेन को वापस से खड़ा होने के लिए। अगर पुतिन ज़मीन छोड़ देते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन के हाथ में अभी भी ये कहते हैं कि भाई सब कुछ नहीं गया है, उसके हाथ में है सारी चीज़ें, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो कल को क्या गारंटी है कि अब जेलेंस्की भी जिद पे अड़ जाए कि नहीं अब तो हम नेटो का मेंबर ही बन के रहेंगे। अगर क्या पता ये कह दें कि अगर रशिया हमारी जीती हुई ज़मीन अपने पास रखता है, वो लुहांस डोनेट्स्क वाला जो 20% इलाका है यूक्रेन का वो नहीं छोड़ता है, तो फिर जेलेंस्की ये कहेंगे कि अगर वो ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं तो हम नेटो के मेंबर बनेंगे, और अगर हमें नेटो का मेंबर नहीं बनवाना है तो हमें वो ज़मीन चाहिए।
मे बी इस बात पर फिर डिस्कशन चले, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि वो ज़मीन नहीं छोड़ने वाला, रशिया और यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देगा। और दूसरी बात ये कि ट्रंप ने ये भी आश्वासन दिया यूक्रेन को कि अगर रूस आप पर हमला करता है तो जो फैसिलिटीज़ या जो मदद एक नेटो कंट्री को मिलती है हम वो सारी देंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने रूस पर पहला हमला किया तो आपकी सारी फैसिलिटी रद्द, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब आप कर भी नहीं सकते हैं, और अगर रशिया करेगा तो हम आपका जवाब देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी सेना भी 6 लाख के अंदर होनी चाहिए, आपके मास प्रोडक्शन हथियार नहीं होंगे, नए वाले हथियार नहीं होंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन के हाथ बांध दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि कोर 5 की जो अभी आपने मुद्दा उठाया था, कोर 5 का मुद्दा ये है कि वर्ल्ड वॉर का ही नतीजा था कि यूएनएससी बना, यूनाइटेड नेशंस बना, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बने, और आज के समय में चाहे यूएन हो, यूएनएससी हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये सब जो है फेल साबित हुए हैं, चाहे वो गाज़ा और हमास का मुद्दा हो, चाहे वो आपका जो रशिया यूक्रेन का मुद्दा हो। इसीलिए कोर 5 बनाया जा रहा है, क्योंकि कोर 5 के अंदर 5 देश होने वाले हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान और इंडिया। और ये इसलिए क्योंकि इनके पास दुनिया भर के 95% न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, इनके पास सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इनके पास आगे बढ़ने का भविष्य है। और यूरोप के जो देश अपने ज़बरदस्ती पुराने समय के जो डींगे हाँकते हैं, ना उनके पास इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था रही है, ना उनके पास आगे, क्योंकि उनकी आधे ज़्यादा पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो 5 देश हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत युवा पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर यहाँ पे है। तो इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि अब यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, उनको थोड़ा सा किनारे किया जाए। रही बात, जैसा आपने यूक्रेन और उसकी बात कहा, अगर पुतिन थोड़ा सा दरिया दिली दिखाते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं कि भाई ठीक है चलो वो करते हैं, अगर वो उनका यूक्रेन का इलाका छोड़ देते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ शांति होगी। लेकिन अगर पुतिन इस बात पे नहीं मानते हैं कि वो जीता हुआ इलाका नहीं छोड़ने को तैयार है, क्योंकि वो उनका युद्ध में जीता हुआ इलाका है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो संघर्ष है वो ख़त्म होगा। ये तो अब देखने वाली बात होगी। नाटो तो नहीं मिला, क्या ज़मीन मिल पाएगी जेलेंस्की को? ये बड़ा प्रश्न है अपने आप में, और यही प्रश्न सबसे बड़ा है, क्योंकि नाटो की सदस्यता तो नहीं मिली, लेकिन हाथों में जंजीर मिल गई है। जंजीर ऐसी जो टूटेगी भी नहीं, और अगर तोड़ने गए तो खुद की टूट जाएगी। सब कुछ आप ये समझ लीजिए, ज़मीन भी टूट जाएगी और देश भी टूट जाएगा, और देश ही ख़त्म हो जाए, इस बात पर भी एक प्रश्न हो जाएगा। तो जेलेंस्की के हाथ में लड्डू भी है, और ना वो खा पाएंगे ना निगल पाएंगे। उनके लिए बहुत बड़ा असमंजस है ये, और इस असमंजस में वो कितने दिन तक इस युद्ध को टाल पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ हम आज समाप्त करते हैं। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे प्रोग्राम वर्ल्ड वॉरियर से जुड़ें, और इसे अपना प्रेम, सहयोग, सब समर्पण और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि ये शो अपनी कीर्ति स्थापित कर सके और आप सबको रोज़ इसी तरीके से अपडेट करे वर्ल्ड न्यूज़ से। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।